नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। इस वक्त न्यूज रूम लाइव में शुरुआत करेंगे एक बड़ी और अहम खबर से। नीट मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। ये बड़ी जानकारी सुबह आपको हम बता रहे हैं। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपनी रिपोर्ट भी पेश कर दी है। सीलबंद लिफाफे में सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट जो है वो भी सौंप दी गई है। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ये रिपोर्ट पेश की गई है और ये रिपोर्ट बेहद ज्यादा अहम है। इस रिपोर्ट में उन 25 लाख बच्चों का भविष्य दांव पर लगा हुआ है जिन्होंने इसमें परीक्षाएं दी हैं। जो बच्चे, जो युवा इस परीक्षा में बैठे हैं, क्योंकि उनका जो कहीं ना कहीं जो सपने थे, उन्होंने डॉक्टर बनने के संजोए थे, उस पर एक कलंक लगा हुआ था। कलंक यह था कि जब पेपर लीक हुए, कुछ बच्चे, कुछ युवा जो हैं इसमें टॉप पर आए। 67 बच्चों ने इसमें टॉप किया था। उसके बाद ये पूरी तरह से जो है वो कहीं ना कहीं विवादों में देखने को मिला, विवादों में घिरा और अब जाकर मामला सुप्रीम कोर्ट तक है। तो आज बेहद खास दिन उन सभी युवाओं के लिए जिन्होंने इसमें परीक्षाएं दी हैं, क्योंकि उनके भविष्य आज से तय होगा कि आखिर सुप्रीम कोर्ट क्या री एग्जाम करवाती है, रीनीट करवाती है, या फिर इस फैसले को इसी तरह से बरकरार रखा जाएगा। और कहीं ना कहीं सरकार जो है वो चाहती है कि पेपर ना हो, क्योंकि 25 लाख इसमें युवाओं ने परीक्षाएं दी हैं, इसमें अभ्यर्थी मौजूद हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ बच्चों की वजह से बाकी युवाओं पर भी असर पड़ सकता है। तो फिलहाल मैं आपको बता दूं, सीबीआई ने जो अपनी रिपोर्ट सौंपी है उसमें क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि पेपर लीक की घटना स्थानीय तौर पर हुई है, यानी लोकल लेवल पर हुई है। परीक्षा का पेपर सोशल मीडिया पर सर्कुलेट नहीं हुआ है, यह सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में साफ कर दिया है। थोड़ी देर में कोर्ट मामले की सुनवाई भी शुरू करने वाला है, यानी थोड़ी देर के बाद यह सुनवाई शुरू होगी। उसमें सीजीआई खुद जो है वो शामिल होंगे और उसके बाद तमाम रिपोर्ट, जो तमाम जानकारी है वो भी निकलकर सामने आएगी। ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे साथ इस वक्त उज्जवल कुमार सीधे दिल्ली से, हमारे सहयोगी हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं। उज्जवल, आज सुप्रीम कोर्ट पे सुनवाई होनी है और बेहद महत्वपूर्ण और अहम दिन आज उन युवाओं के लिए जिन्होंने इसमें परीक्षाएं दी थी। लगभग 20 से 25 लाख इसमें युवा शामिल हैं। बिल्कुल ठीक शीतल, देखिए उन छात्रों के लिए आज बहुत महत्वपूर्ण, आज जिन्होंने नीट की जो परीक्षा है वो दी थी, तकरीबन 24 लाख के आसपास आज उन्होंने ये परीक्षा दी थी। और इससे पहले देखिए 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में जो है वो पहली सुनवाई हुई थी। तकरीबन 38 याचिकाएं जो है सुप्रीम कोर्ट, जिसमें से 34 याचिकाएं ऐसी हैं जो स्टूडेंट्स, टीचर्स, साथ ही जो इंस्टीट्यूट्स हैं उन्होंने डाली कि जो परीक्षा है वो रद्द होनी चाहिए, और 4 याचिकाएं तरफ से हैं। और देखिए जब पहली याचिका हुई थी 8 जुलाई को, तो जो 4 जो मेन जिन्होंने अपनी याचिकाएं डाला, तमाम लोगों को जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप 10 जुलाई शाम अपना जो लिखित रिपोर्ट है यानी हलफनामा है वो सुप्रीम किए। और देखिए सुप्रीम कोर्ट में जो है वो केंद्र सरकार ने भी जो है वो अपना हलफ जो है वो जमा कर दिया है, और साथ ही एनटीए ने भी कर दिया, और सीबीआई ने भी सील अपनी रिपोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट में जो है वो सबमिट कर दी है कि आज जो है वो केस नंबर 43 सुप्रीम कोर्ट में ये लिस्टेड 43 नंबर का केस है। अब से कुछ देर बाद जो है इस केस पर जो है शुरू हो जाएगी। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ के साथ साथ है वो जेबी पर्देवाला जस्टिस जो है वो होंगे इस जो पीछे है। उसके साथ साथ जस्टिस मनोज मिश्रा जो है वो इस केस में जज ऑफ इंडिया के साथ जो है वो सुनवाई में मौजूद रहेंगे और सुनवाई सुनेंगे, दलीलें जो है वो सुनेंगे। उज्जवल, सीबीआई ने जो अपनी रिपोर्ट सौंपी है, सीबीआई ने जो रिपोर्ट सौंपी है, उस रिपोर्ट के आधार पर क्या ऐसी संभावनाएं हैं कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा कोई फैसला लिया जाएगा? क्या कुछ इस रिपोर्ट के बाद जो है वो निकलकर सामने आ सकता है? बिल्कुल, देखिए अभी जो फिलहाल देखिए सूत्रों के हवाले से खबर आ रही शीतल, वो ये है एनटीए, केंद्र सरकार और सीबीआई ने जो रिपोर्ट जो है वो हलफनामा दाखिल किया है, उसमें ये कहा गया है कि देखिए पेपर लीक जरूर हुआ है, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर जो है वो पेपर लीक नहीं हुआ है। पटना की इसमें बात जो है वो सामने आ रही है कि वहां पर पेपर लीक हुआ और सोशल मीडिया पर पेपर लीक नहीं हुआ है, साफ तौर पर जो है वो एनटीए ने भी कह दिया और सीबीआई ने भी जो अपनी रिपोर्ट है उसमें कहा है। ये सूत्रों के हवाले से फिलहाल देखिए खबर बाहर आ रही है और साफ तौर पर ये कहा गया है जहां पर पेपर लीक हुए जिन सेंटर से, तो उन जिन बच्चों ने जो है जिन्होंने एग्जाम दिए हैं उनके अगर एवरेज स्कोर भी देखेंगे तो एवरेज स्कोर भी वहां के बहुत कम है। तो इसलिए जो है वो दोबारा पेपर नहीं होना चाहिए, ये कहा गया है। और साफ तौर पर कहा गया है कि बड़े पैमाने पर जो है वो पेपर लीक नहीं हुआ है। और काउंसलिंग को लेकर के जो है वो केंद्र सरकार ने कहा है कि जुलाई के तीसरे हफ्ते में जो नीट काउंसलिंग है वो शुरू हो जाएगी। तो अब देखते हैं कि इस पे सुप्रीम कोर्ट का क्या कुछ रुख रहने वाला है। केस नंबर 43 लिस्टेड है सुप्रीम कोर्ट में।
बिल्कुल उज्जवल, देखिए कुछ बड़ी बातें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई थी पहली सुनवाई में, और उसमें कहा गया था कि ये साफ है पेपर लीक हुआ है, लेकिन सवाल ये है कि दायरा उसका कितना बड़ा है, कितने बड़े दायरे के अंदर पेपर लीकेज हुआ है। 2 या 3 जो विद्यार्थी हैं उनकी गड़बड़ियों की वजह से हम सभी को इसमें शामिल नहीं कर सकते, ये इतना बड़ा रिस्क नहीं उठा सकते। और भी उन्होंने कहा था कि अगर दोषियों की पहचान नहीं हुई तो दोबारा परीक्षा को कराना होगा। इस तरह की तमाम बातें सुप्रीम कोर्ट ने अपने स्तर पर रखी थी। तो अब जाकर आज जो सुनवाई होनी है, क्या इन बातों पर और गौर किया जा सकता है और विचार विमर्श किया जा सकता है, या जो सीबीआई की रिपोर्ट है और केंद्र सरकार का हलफनामा है उसके आधार पर ही कोई फैसला लिया जाएगा? देखिए, जहां तक अगर मेरे को लगता है, देखिए सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने और एनटीए ने और सीबीआई ने जो अपनी रिपोर्ट फाइल किया, उसमें साफ तौर से स्पष्ट जो है वो अपनी चीजें केंद्र सरकार ने भी जो है वो कही है, हलफनामा दाखिल किया, एनटीए ने भी कहा और सीबीआई ने भी कहा, और तीनों ने एक ही बात कही है कि जो लार्ज स्केल पर है वो पेपर लीक नहीं हुआ है। सीबीआई ने भी अपनी रिपोर्ट में यही माना है कि लार्ज स्केल पर पेपर लीक नहीं हुआ, लेकिन ये जरूर माना है कि देखिए पेपर लीक हुआ है। और अब बिहार पटना में जो है वो ये बात सामने आ रही है कि 2-3 सेंटर्स पर पेपर लीक हुआ है, लेकिन जो इसके लाभार्थी हैं उनके भी अगर आप मार्क्स देखेंगे तो वो उतने ज्यादा नहीं है। अगर एवरेज मार्क्स भी निकालेंगे 720 में से, तो उनके वो मार्क्स भी जो है वो काफी ज्यादा कम है। इस तरीके की बात जो है वो सामने आ रही है, तो देखना होगा सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या कुछ संज्ञान लेता है। देखिए, मेरे को नहीं लगता कि बहुत मुश्किल होगा कि सुप्रीम कोर्ट इसमें दोबारा परीक्षा के लिए कहे, क्योंकि सीबीआई ने अपनी जो रिपोर्ट है वो कहीं ना कहीं जो है वो दाखिल कर दी है, और सीबीआई ने भी यही माना कि बड़े पैमाने पर लीक नहीं हुआ है। और जब सुप्रीम कोर्ट की, जैसे आपने बात की, सुप्रीम कोर्ट ने पहली सुनवाई में कहा था कि अगर लार्ज स्केल पर पेपर लीक हुआ है तो फिर दोबारा परीक्षा कराने के बारे में जो है वो आदेश जो है कहीं ना कहीं सोचेगा सुप्रीम कोर्ट। लेकिन अब ये साफ तौर पर सीबीआई की रिपोर्ट से हो चुका है, और केंद्र सरकार और एनटीए ने भी माने थी लार्ज स्केल पर पेपर लीक नहीं हुआ। सोशल मीडिया पर भी और ना टेलीग्राम पे कोई पेपर लीक हुआ है, ये साफ तौर पर बातें जो है वो हलफनामे में कही गई है, जो सूत्रों के हवाले से हमें पता लगी है। बिल्कुल उज्जवल, देखिए इसके फैसले के कुछ पहलू हो सकते हैं, या तो दोबारा से पेपर किए जाएं सभी बच्चों के, या नहीं किए जाएंगे। एक तीसरा रास्ता है कि बीच का रास्ता निकाल के कहीं ना कहीं इस पूरे मामले का हल किया जाए। तो क्या वही उसी दिशा में सुप्रीम कोर्ट आज जाने वाली है? अगर पेपर दोबारा नहीं होगा तो कोई बीच का रास्ता निकालकर इस पूरे मामले को हल किया जाएगा? 24 लाख छात्र हैं जिन्होंने ये जो है एग्जाम दिया है, नीट परीक्षा, मेडिकल परीक्षा का, और काफी बड़ी संख्या हो जाती है। और काफी लोग इसमें ऐसे हैं जिन्होंने ये दावा किया था कि बड़े पैमाने पर जो है इसमें धांधलीबाजी हुई है, बड़े पैमाने पर लीक हुआ है। इसलिए जो तकरीबन 38 याचिकाओं में से 34 याचिका ऐसी थी जो रीपेपर जो है वो कराने के लिए डाली गई थी। इंस्टीट्यूट भी उसमें शामिल है, स्टूडेंट्स भी शामिल है। और कहीं ना कहीं देखिए सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अब जो है वो सबकी निगाहें बनी हुई है कि सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ फैसला सुनाता है। देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या कोई तीसरा रास्ता निकालता है। देखिए, क्योंकि बहुत मुश्किल अब मेरे हिसाब से मेरे को ऐसा लग रहा है कि जो दोबारा परीक्षा का आदेश है वो आना बहुत ज्यादा मुश्किल जो है वो कहीं ना कहीं लग रहा है, क्योंकि अगर ये सारे आप चीजें देखेंगे जो अभी जो सामने बाहर निकल कर आ रही है, जो केंद्र सरकार ने भी हलफनामा दाखिल किया, एनटीए ने भी दाखिल किया, और उसके साथ साथ सीबीआई ने भी दाखिल किया, तो ये सारी चीजें अगर सुप्रीम कोर्ट देखती है, हलफनामा उनको देखते और उनको ठीक लगता है सुप्रीम कोर्ट को, तो फिर मेरे को ऐसा नहीं लगता है कि दोबारा जो परीक्षा का आदेश है वो सुप्रीम कोर्ट दे सकता है। लेकिन बहरहाल देखिए, कुछ भी हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट क्या सोचता है ये अलग बात है, हमारे सोचने से कुछ नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट किन पहलुओं से जो है वो सारी चीजें देखता है और उन रिपोर्ट पर कितना भरोसा करता है, ये भी देखने वाली बात रहेगी। और ये जो चीजें हैं वो कुछ देर में अब साफ होते हुए दिखाई देंगी। शीतल, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका उज्जवल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। उज्जवल इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ बने हुए थे, जिन्होंने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थोड़ी देर में शुरू होगी, सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेता है, किन किन चीज़ों पर जो है वो फैसला लेगा, क्योंकि फिलहाल जो सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रख दी है। दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने भी अपना हलफनामा जो है वो सामने रखा है, और कहीं ना कहीं अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट आगे का क्या कदम उठाएगी, क्योंकि बहुत बड़ा मामला है, जांच का दायरा है, जांच चल रही है अभी भी, और अब सुप्रीम कोर्ट पर निर्भर है। उन सभी युवाओं की निगाहें आज सुप्रीम कोर्ट पर रहेंगी। आज का दिन उनके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि फैसला जो आएगा वो कहीं ना कहीं क्या उन युवाओं के हित में आएगा, या फिर दोबारा से परीक्षाएं होंगी। ये तमाम इस वक्त अटकलें लगाई जा रही हैं, लेकिन इन अटकलों के बीच फैसला क्या आएगा वो साफ तौर पर कुछ आज दिन या फिर आज दिन के अंत तक ये साफ हो पाएगा कि आखिर सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ फैसला ले रहा है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे जम्मू कश्मीर को लेकर। जम्मू कश्मीर को लेकर इस वक्त एक आतंकवाद को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है जम्मू कश्मीर से, जहां पर कठुआ आतंकी हमले में 24 संदिग्धों को हिरासत में
लिया गया है। एक बड़ा कदम यहां पर संदिग्धों से मामले में पूछताछ की जा रही है। चौथे दिन भी सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। डोडा के अंदर, कठुआ के अंदर, उधमपुर के अंदर भी कल जो है वो मुठभेड़ की जो खबरें हैं वो निकलकर सामने आई थी, उसमें भी फायरिंग दोनों तरफ से हुई थी। तो फिलहाल तो कहीं ना कहीं लगातार इस पर कार्रवाई जारी है और ये बताया भी जा रहा है कि जब हमला हुआ था उससे पहले वहां पर एक अज्ञात ट्रक जो है वो निकलकर सामने आया था, उसने ओवरटेक किया था। उसके बाद उस ट्रक ड्राइवर के समेत कई सारे लोगों को फिलहाल जो है वो हिरासत में लिया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। आंकड़ा बहुत ज्यादा है और भी बढ़ सकता है। अभी फिलहाल जो आंकड़ा है वो 40 से आसपास से 50 भी जा सकता है और आगे भी इन संदिग्धों का आंकड़ा जो है वो बढ़ सकता है। तो फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर जो पूछताछ है वो हो रही है। तो अब देखना होगा इन सब संदिग्धों से पूछताछ के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है, क्योंकि लगातार हमले होना अपने आप में बहुत बड़े सवाल भी खड़े करता है। बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह यहां पर खड़े होते हैं कि आखिर ये जो लोकल लोग हैं क्या वो भी आतंकियों का सपोर्ट कर रहे हैं, क्या स्थानीय स्तर पर भी उन्हें सपोर्ट मिल रहा है जिस वजह से वो छुप रहे हैं और आतंकवाद तक जो है वो सेना पहुंचने में नाकाम हो रही है फिलहाल। तो इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए रंजीव कठुआ से हमारे सहयोगी ज्वाइन हो चुके हैं। रंजीव, ताजा अपडेट क्या है बताइएगा। ऐसा सुना जा रहा है कि लगभग 50 लोगों को हिरासत में लिया गया है जो संदिग्ध हैं। बिल्कुल, हाँ शीतल, मैं बताऊं कि जो हमला हुआ बदनौता में, कठुआ का जो बिलावर का इलाका है, वहां पर 5 सैनिकों की शहादत के बाद एक जो जांच चल रही है वो जांच में उसको तेज करते हुए कल 2 दर्जन से अधिक लोगों को हिरासत में लिया था, लेकिन अभी ये आंकड़ा बढ़कर अब 50 से अधिक का हो गया है। तो यहाँ पर 50 से अधिक उन लोगों को हिरासत में लिया है जिनका डंप डाटा उस इलाके में फोन कॉल उस समय के दौरान जो चल रहे थे उनका डंप डाटा उठाया और उनको लेकर लोगों को बुलाया और उनके से पूछताछ की जा रही है। मैं बताऊं कि वहां पर तलाशी अभियान जो है आज चौथे दिन भी लगातार बड़ी तेजी से चल रहा है और वहां पर हेलीकॉप्टर, ड्रोन और यूएवी और स्नाइपर डॉग का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। लोगों से राजीव, क्या इन लोगों की पहचान हो पाई है अभी तक? क्या कोई अपडेट आई है? देखिए, ये लोग सारे स्थानीय लोग हैं, क्योंकि इनकी बात करूं तो इनमें सबसे मुख्य जो है जो जिसको हिरासत में लिया है वो है मौका वारदात के वक्त जो एक डंपर था जिसकी शमूलियत मशकूक लग रही थी इस हमले को लेकर, तो उसको भी हिरासत में लिया है। और उसके बाद वहां पर जो स्थानीय लोग हैं वो उनको भी हिरासत में लिया है और पूछताछ जो है वो लगातार जारी है। अभी तक कोई खुलासा हुआ नहीं है इस मामले में, लेकिन मैं बताऊं कि यहाँ पर स्थानीय लोगों की जो शमूलियत है वो बिल्कुल सामने देखी जा रही है, क्योंकि यहाँ से 1 से 2 मददगार उस समय आतंकियों के साथ थे जिन्होंने वहाँ पे हमले के वक्त उनके साथ थे और बाद में उनको से पैसे देकर वहाँ से निकालने में मदद की। तो इसको लेकर आज कठुआ में भी गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय द्वारा के अधिकारियों के डीजीपी, जिसमें जम्मू कश्मीर के, पंजाब के डीजीपी, सीआईएसएफ के डीजीपी, सीआरपीएफ के डीजीपी और रा के डीजीपी के अलावा बीएसएफ के डीजीपी जो हैं कठुआ के पुलिस लाइन में अभी थोड़ी देर बाद एक बैठक की जाएगी महत्वपूर्ण, जिसमें जम्मू कश्मीर में हो रहे आतंकी हमलों को लेकर क्या रणनीति बनानी है और जितनी भी सुरक्षा एजेंसियां हैं उनमें समन्वय बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक होगी और जिसमें चर्चा की जाएगी और अगले कदम की रणनीति तैयार की जाएगी। ठीक रंजीव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। रंजीव हमारे साथ इस वक्त बने हुए थे और इस वक्त वहां पर स्थिति काफी नाजुक है, क्योंकि लगभग 50 लोगों को संदिग्ध जो है उनको हिरासत में लिया है और ये कहा जा रहा है कि वो लोग स्थानीय हैं, वो लोकल हैं और उन्हीं की सपोर्ट से आतंकवाद वहां पर इस वक्त सर्वाइव कर रहा है। विनोद कुमार हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार, हमारे वरिष्ठ सहयोगी इस वक्त एक बार फिर से ज्वाइन हो चुके हैं। आतंकवाद एक नई स्ट्रेटजी, हर दिन कुछ न कुछ नया निकल कर आता है। इस वक्त कठुआ से एक बड़ी खबर आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि लगभग 40 से 50 लोगों को हिरासत में लिया है और हमले से पहले भी एक अज्ञात ट्रक वहां से निकला और कहीं ना कहीं वहां पर ओवरटेक करने की कोशिश की गई। ये तमाम चीजें निकल कर आ रही हैं। जो लोकल सपोर्ट है उसके बगैर, उसके सपोर्ट के बगैर ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल शीतल, आपने ठीक कहा कि जब तक लोकल समर्थन ना हो, लोकल सपोर्ट ना हो, तब तक कोई भी आतंकी अपनी गतिविधियों को अंजाम नहीं देता।
ये फॉरेनर हैं, फॉरेन से यानी विदेशी आतंकवादी हैं। विदेशी आतंकवादी को असले भी यहीं से प्रोवाइड किया जाता है, उनको मैप भी यहीं से प्रोवाइड किया जाता है, उनको खाने पीने की व्यवस्थाएं वो भी लोकल ही प्रोवाइड की जाती हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, यहाँ पर उनको लोकल समर्थन मिल रहा है और लोकल समर्थन के चलते ही वो अपनी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। और शायद सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़ा अच्छा किया है कि उन्होंने उन सभी लोगों को एटलीस्ट 50 लोग हैं, जिसमें एक महिला भी है, वो जिस ट्रक का जिक्र कर रहे हैं उसका चालक भी वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन उससे की जा रही है, क्वेश्चनिंग की जा रही है। और मुझे लगता है जो सिक्योरिटी फोर्सेस की ये प्लानिंग है, मुझे लगता है उसमें कुछ ना कुछ लीड जरूर मिलेगी, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनको संदिग्ध परिस्थितियों में देखा गया, ये वो लोग हैं जो बॉर्डर के आसपास रहते हैं। क्योंकि इन्फिल्ट्रेशन हुई है, ये एजेंसी भी मान रही हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस भी मान रही है। इन्फिल्ट्रेशन भी बड़े पैमाने पे हुई है, जिस तरीके से आपने कल देखा सांगिल पोस्ट पर भी फायरिंग की गई। और बाकी दीगर डोडा की बात करें, अगर हम कठुआ की बात करें, जैसे हमने वहाँ पे देखा, तो कहीं ना कहीं इन्फिल्ट्रेशन बड़े पैमाने पे हुई, जो चिंता का विषय है। लेकिन कुछ सवाल भी खड़े होते हैं। 50 लोग इसकी गिरफ्त में आ चुके हैं, यानी एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, एक बहुत बड़ा गिरोह है। तो क्या सिक्योरिटी एजेंसीज तक ये भनक नहीं थी? 50 लोग उस इलाके के उसमें अगर इन्वॉल्व हो रहे हैं तो कम से कम सिक्योरिटी एजेंसीज तक इनकी भनक होनी चाहिए थी। और जो 50 लोग अगर लिए गए हैं तो उन पर किस तरह की कार्रवाई होगी? क्या बहुत पहले भी हमने देखा है जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ स्थानीय लोग जब आतंकवादियों का सपोर्ट करते हैं, लेकिन उसके बाद उन्हें हिरासत में लिया जाता है, उसके बाद उस मामले को जो है वो सामने नहीं आता है। तो किस लेवल पे उनको कार्रवाई होनी चाहिए ताकि ऐसी हरकत दोबारा ना हो? देखिए, हम सिक्योरिटी फोर्सेस के मोरल को डाउन नहीं करना चाहते, लेकिन ये कहीं ना कहीं थोड़ा फेलियर, थोड़ा नहीं बड़ा फेलियर है। बिल्कुल। और जो इनके परंपरागत रूट थे, इन्फिल्ट्रेशन के, घुसपैठ के रूट थे, उनको उन्होंने रीएक्टिवेट किया है। और शायद जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो उसमें नाकाम रही हैं। उन्होंने फिर से वही वाला रूट जो सांबा और कठुआ के नालों से निकल करके यहाँ पर रामकोट और फिर इधर से डोडा की तरफ जाता है, उन रूट को दोबारा से रीएक्टिवेट किया है। और दूसरी ओर दूसरी तरफ से भी अगर हम LOC की बात करें, वहाँ से भी इन्फिल्ट्रेशन का प्रयत्न हुआ है, हो सकता है उसमें कामयाबी भी मिली हो। हम कहते हैं कि फायरिंग करने के बाद वो वापस चलेंगे तो कहाँ चलेंगे? हम पुंछ और राजौरी के हालात भी देख रहे हैं। वहाँ जो नेचुरल केव्स हैं उसको किस तरीके से खंगालने का प्रयत्न किया जा रहा है। वहाँ पर भी अटैक करने के बाद जो आतंकी हैं वो गिरफ्त में नहीं आए, ना उनको न्यूट्रलाइज किया गया है। तो कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पे इन्फिल्ट्रेशन हुई है। और इस मौके पर जितनी भी एजेंसीज काम कर रही हैं फील्ड पे, उनको अपनी इंफॉर्मेशन तुरंत एक दूसरे के साथ शेयर करनी चाहिए तुरंत। अपना क्रेडिट लेने के लिए ये इंफॉर्मेशन अगर अपने पास ही रखेंगे तो मुझे लगता है ये नुकसानदायक होगा। और शायद इन मददगारों पर कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? क्यों इसमें स्पष्ट चीजें नहीं हो पा रही? जी, ये मैं आपको बता दूं शीतल कि अभी रिसेंटली 50 लोगों को पकड़ा गया है। और हाल में हमने देखा भी है कि इवन की जो नार्को टेररिज्म में मुलविस लोग हैं उनकी भी प्रॉपर्टी को कुर्क किया जाएगा। ये सख्त कानून बना है, क्योंकि रिसेंटली 1 जुलाई से जो नए कानून बने हैं उनमें आतंकवाद को पहली मर्तबा डिफाइन किया गया, उसका व्याख्यान किया गया। पहले आतंकवाद को डिफाइन नहीं किया गया था। और आतंकवाद की मदद करने वालों को भी उसी तरह की पनिशमेंट मिलेगी जिस तरह की आतंकवाद या उसके परिवार वालों को मिलती है। तो मुझे लगता है जिनके साथ ड्रिलिंग या क्वेश्चनिंग हो रही है, जिनको ड्रिल किया जा रहा है, उनमें से कोई ना कोई आपको लीड जरूर मिलेगी और लीड आपको बताएगी कि कहाँ किस रूट से ये आतंकी है। एक आखिरी सवाल, वही सवाल मेरा फिर से रिपीटिशन में रहेगा कि क्या हम इस भ्रम में थे 2019 के बाद जब धारा 370 हटी तो ठीक है, यहाँ पर हालात ठीक हैं, कश्मीर में भी हालात ठीक हैं, तो हम थोड़ा सा कमजोर हो गए सोर्सेस सूत्रों के मामले में, या सिक्योरिटी एजेंसीज थोड़ी सी कमजोर पड़ी कि ठीक है अब हालात ठीक हैं, अब कोई चिंता की बात नहीं है, चिंता का विषय नहीं है, और उससे कमजोरी नतीजन हम हमले बार बार देख रहे हैं? देखिए, ये मानना पड़ेगा कहीं ना कहीं कुछ खामियां रही हैं जिसके वजह से लगातार आतंकी हमले बढ़ रहे हैं। और मुझे नहीं लगता है कि एक भी दिन ऐसा हो जब हमने ये खबर प्रकाशित ना की हो, खबर हमने चलाई ना हो कि वहाँ आतंकी फलां जगह आतंकी हमला हुआ, फलां जगह उस पिकेट पर फायरिंग करने के बाद, उस पोस्ट पर फायरिंग करने के बाद आतंकी फरार हो गए। तो कहीं ना कहीं कुछ खामियां हैं, उसको सिक्योरिटी एजेंसीज को मानना पड़ेगा और अपनी जो कार्य प्रणाली है उसको दुरुस्त करना होगा और भी चाक चौबंद करना होगा। और बड़ी बात यह कि यात्रा चल रही है, यात्रा के बाद शायद पंचायत इलेक्शन
इलेक्शन भी होंगे, आपके अर्बन लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन भी ड्यू हैं, बीडीसी के इलेक्शन भी ड्यू हैं। तो कहीं ना कहीं उसके बाद विधानसभा के कब होंगे ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन इलेक्शन भी है, उसके साथ साथ यात्रा भी चल रही है। तो कहीं ना कहीं अब मुझे लगता है कि सिक्योरिटी एजेंसीज को अलर्ट होना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी विनोद कुमार इस वक्त बने हुए थे, जिन्होंने कहा कि सिक्योरिटी एजेंसीज को अपनी रणनीति को बदलना होगा और मजबूत होना पड़ेगा, खास तौर पर उन इलाकों में जो दूर के इलाके हैं, जैसे कठुआ हो, राजौरी हो, या पुंछ का इलाका हो, सांबा का इलाका हो, डोडा का इलाका हो, रियासी का इलाका हो। तो कम से कम यहां पर सिक्योरिटी एजेंसीज को अपनी रणनीति को बदलना पड़ेगा और ज्यादा लोगों के साथ संबंध और लोगों के साथ जो संपर्क हैं वो मजबूत करने होंगे। उसी के बाद कहीं ना कहीं हम इन आतंकवादियों पर नकेल कस सकते हैं, क्योंकि लगातार लोकल सपोर्ट की वजह से आतंकवाद हमले कर रहा है, सैनिकों पर, सैनिक के वाहनों पर हमले हो रहे हैं। और पिछले कुछ दिनों से ऐसा कोई दिन नहीं जब आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर के अंदर सेना के वाहन पर हमला ना किया हो। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर। अब दौरे से वापस प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो भारत लौट चुके हैं, अपने स्वदेश लौट चुके हैं। पहले रूस के दौरे पर गए, उसके बाद ऑस्ट्रिया के दौरे पर पहुंचे और उसके बाद अब भारत वापस लौट चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी। ये अहम दौरे के बाद पीएम मोदी अब भारत की तरफ जो है वो रुख कर चुके हैं, यानी अपने देश प्रधानमंत्री मोदी वापस लौट चुके हैं। तो रूस और ऑस्ट्रिया के दौरे के बाद प्रधानमंत्री यहां पहुंचे। दोनों देशों में विभिन्न समझौतों पर सहमति भी बनी है। खास तौर पर रूस की बात करें, और पहले भी हमने आपको कहा था कि रूस के साथ कई सारे मुद्दों पर बातचीत हुई, कई सारे जो समझौते हैं वो दोनों देशों के बीच हुए थे, उसकी हमने डिटेल में आपको रिपोर्ट भी बताई थी। और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रिया पहुंचे, ऑस्ट्रिया में भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की, उनसे बातचीत की। वहां पर भी जोरदार स्वागत प्रधानमंत्री मोदी का किया गया और दोनों देशों के साथ एक बहुत अच्छी साझेदारी, एक बहुत अच्छी जो आपसी तालमेल होता है, व्यापारिक संबंध हो या तमाम तरह के जो दो देशों के बीच आयात निर्यात का जो कहीं ना कहीं एक बड़ा एक लेन देन होता है, एक प्रक्रिया होती है, उसको लेकर बातचीत हुई, उसकी मजबूती को लेकर विचार विमर्श किया गया, चाहे वो रूस हो या फिर ऑस्ट्रिया हो। हालांकि ऑस्ट्रिया की बात करें तो प्रधानमंत्री ऑस्ट्रिया के दौरे पर कई सालों के बाद वहां पर कोई प्रधानमंत्री पहुंचा है। इंदिरा गांधी के समय जो है वहां पर प्रधानमंत्री का दौरा हुआ था, यानी खुद इंदिरा गांधी ने वहां पर दौरा किया था, लेकिन उसके बाद कोई भी प्रधानमंत्री ऑस्ट्रिया के दौरे पर नहीं गया था। चलिए, इधर देश के कई राज्यों में बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। लगातार बारिश हो रही है और बिहार में आज बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी कर दिया है। बड़ी जानकारी इस वक्त आ रही है, एमपी समेत 8 राज्यों में बारिश का अनुमान भी जताया जा रहा है। इधर यूपी में आने वाले 4 दिनों में भारी बारिश होने वाली है, यानी सभी जितने भी उत्तर भारत के जिले हैं वहां पर लगातार बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया जा रहा है। तो बारिश ने प्रकोप मचा दिया है पूरे देश के अंदर। बाढ़ की स्थिति कई राज्यों में बनती हुई नजर आ रही है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, इधर बिहार के अंदर लगातार कुछ दिनों से बारिश हो रही है। भारी वहां पर भरकम बारिश से बाढ़ की स्थिति बन रही है। महाराष्ट्र, गुजरात, असम में भी काफी तबाही पिछले कुछ दिनों में हुई थी। और उत्तर भारत के कुछ राज्य हैं जहां पर लगातार बारिश हो रही है, जिसमें उत्तराखंड हो या हिमाचल हो, बाकी अन्य राज्य हो। तो कुल मिलाकर पूरे देश के ज्यादातर जो हिस्से हैं, ज्यादातर जो राज्य हैं, वहां पर भारी बारिश हो रही है। बारिश को लेकर लगातार अलर्ट भी जारी किया जा रहा है। मौसम विभाग इस पर पूरी नजर बनाए हुए है। तो एमपी समेत 8 राज्यों में बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। तो यूपी में आने वाले 4 दिनों में भारी बारिश जो है वो होने वाली है। तो देश के कई राज्यों में बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। आपको बताना चाहेंगे लगातार वहां पर बारिश हो रही है। एमपी समेत 8 राज्यों में अभी फिलहाल बारिश का अनुमान जताया जा रहा है और यूपी में आने वाले 4 दिनों में भारी बारिश होगी, जिसको लेकर फिलहाल प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है कि आखिर बारिश से कोई ज्यादा नुकसान ना हो। हालांकि एक नेचुरल डिजास्टर है, प्राकृतिक आपदा है, इसको रोकने के लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ी यहां पर तैयारी करनी पड़ेगी। रजा अब्बास इस वक्त हमारे साथ यूपी से ज्वाइन हो चुके हैं। रजा अब्बास से फिलहाल यूपी के अपडेट लेते हैं। रजा, यूपी को लेकर क्या अपडेट है, क्योंकि वहां पर भी अब बारिश एक कहर बनकर हुए जो है वो निकलकर सामने आ रही है, पिछले कुछ दिनों से भी हो रही है और आने वाले दिनों में भी होने वाली है। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है और खासतौर पे उत्तर प्रदेश शासन ने भी तमाम विभाग यानी ब्लॉक स्तर से लेके तहसील स्तर से लेके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और तमाम एसडीएम और तमाम नगर विकास से संबंधित जितने भी अधिकारी हैं उनको सूचित कर दिया गया है कि
आप अपनी कमर को कस लें, क्योंकि जो बारिश का अनुमान है वो बहुत ज़्यादा है, आगे भी बढ़ सकता है। मौसम विभाग की तरफ से ये आया है कि बहुत ही रफ्तार के साथ बारिश होगी और काफ़ी दिन तक बारिश रहेगी, जिसकी वजह से यहाँ पानी निकासी की समस्या जो उत्तर प्रदेश में है, और जब ठहराव हो जाता है तो पूरा मोहल्ला, पूरा इलाका, पूरा शहर जो है वो पानी में, तकरीबन जो है रोडों में पानी रहती है, जल भराव का स्थिति रहती है। और ख़ास तौर पे जब नेपाल से पानी छोड़ दिया जाता है, जो नेपाल के करीब डिस्ट्रिक्ट हैं जैसे कुशीनगर है, देवरिया है और बहराइच है, लखीमपुर है, पीलीभीत है, इन इलाकों में बाढ़ की स्थिति आ जाती है। तो इसको कैसे नियंत्रण किया जाए, रजा, इस पे भी विचार कितने विमर्श जिले सरकार कर यूपी रही के है। अंदर तो जो ये है वो तमाम बारिश से चीजें प्रभावित हर हुए हैं अभी तक, और आने वाले समय में कितने जिलों में अलर्ट है? कौन कौन से जिले इसमें जो है वो मुख्य रूप से शामिल है? तकरीबन चार जिलों में इस वक्त बाढ़ की स्थिति मौजूद है, मगर अभी जब मौसम खुल गया तो उन इलाकों में थोड़ा सा पानी की निकासी हुई, मगर जब वापस फिर से पानी की जो है वो बारिश होगी तो जाहिर सी बात है जब बारिश होगी तो स्थिति फिर तनावपूर्ण हो जाएगी। और नेपाल बार बार जो पानी छोड़ रहा है उत्तर प्रदेश में या बिहार में, तो वहाँ दोनों स्टेट में हर साल इन माहौल में, इन मौसम में स्थिति जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो दिक्कत का सबब पैदा करती है। और शासन प्रशासन क्यों ऐसी नहीं व्यवस्था पहले कर लेता है ताकि अगर बाढ़ की स्थिति ना आए, क्योंकि ये मौसम तो हर साल आता है। कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की कमियां हैं, विभागों की कमियां हैं। अगर पानी की निकासी हो, सिस्टमैटिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो तो ऐसी स्थिति ना हो सके। तो फिलहाल रजा, बारिश से निपटने के लिए सरकार की तरफ से, स्थानीय स्तर पर प्रशासन की तरफ से क्या पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं? जाहिर सी बात है, देखिए क्या होता है कि जब चीज़ें करीब आती हैं तब लोग इंतज़ाम में लगते हैं। ये सब चीज़ें तो पहले ही से इंतज़ाम हो जानी चाहिए थे, मगर बहरहाल जल्दी जल्दी इंतज़ाम हो रहे हैं, ख़ासतौर पे स्वास्थ्य को लेके, क्योंकि बाढ़ में जो स्थिति तनावपूर्ण हो जाती है तो मेडिकल एक चीज़ें हैं वो बड़ी दिक्कत करती हैं, क्योंकि कोई मरीज़ है घर में बंद है, चारों तरफ पानी है, उसको कैसे बोटिंग सिस्टम से हॉस्पिटल तक लाना, या कोई चीज़ है पब्लिक सेवाओं को किस तरह से बहाल करना, पब्लिक को बाहर निकलना है तो उनको कैसे निकालना, तो ये बहुत है। अभी आपको एक बात बता दें, पिछले साल इन्हीं मौसम में बाराबंकी बहुत कम बाढ़ से ग्रस्त होता है, लखनऊ से लगा हुआ जिला है। पिछली बार बाराबंकी में भी पानी भर गया था, शहरों में इतना पानी भर गया था कि 2 दिन तक लोग नाव लेके चले हैं। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं पानी निकासी की प्रॉब्लम उत्तर प्रदेश में पहले भी रही है, आज भी रही है। अगर कल, क्योंकि स्मार्ट सिटी का स्लोगन तो उत्तर प्रदेश शासन दे रहा है, केंद्र ने कई जिलों को स्मार्ट सिटी घोषित किया है, मगर स्मार्ट सिटी की जो स्थिति है वो उत्तर प्रदेश में नजर किसी शहर में नहीं आ रही है। देखिए रजा, पहले भी हमारी बातचीत हो चुकी है इस मामले को लेकर, खास तौर पर जो पानी निकासी होती है उसको लेकर कोई वहां पर पहले से कदम नहीं उठाए जाते, इंतजाम नहीं किए जाते हैं, जिसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ता है, जो वहां पर रूटीन आवाजाही करते हैं अपने कामकाज के लिए या बाकी चीज़ों के लिए। तो क्यों आखिर प्रशासन जो है इस चीज़ में, इस मामले में पीछे रहती है, पहले से तैयार नहीं रहती है कि ठीक है बारिश होगी तो कम से कम इसकी निकासी के लिए कोई इंतजाम तो रखा जाए, पानी को कहीं तो निकाला जाए, ताकि वहां पर जो रोजमर्रा की आवाजाही है वो प्रॉपर तरीके से हो सके। बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा है, और ये हम ये नहीं कह रहे हैं कि इस वक्त जो प्रेजेंट सरकार है उसकी कमी है। अगर आप समाजवादी सरकार की तरफ जाएं, बसपा की सरकार, तमाम ये प्रॉब्लम जो है वो आज की नहीं, 30-35 साल पुरानी उत्तर प्रदेश में ये समस्या है। जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है शहर में, मगर आप जो अवैध प्लाटिंग होती है, देखिए खासतौर पर रेरा अप्रूव जो है प्लाटिंग किसी भी शहर में नहीं हो रही है। डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है जहाँ पे भी अर्बन इलाके हैं उसके विभाग के अधीन जितनी भी प्लाटिंग है, डेवलपर्स हैं या फ्लैट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं प्राइवेट सेक्टर के, उसमें सही तरीके से वो चीज़ें जो सुविधाओं की होती है, जो आम जनमानस के लिए ज़रूरत होती है, वो डेवलपर्स नहीं करता है। बाद में विभाग ये पल्ला झाड़ के किनारा कर लेता है कि ये तो डेवलपर्स का काम था, मैं क्यों करूँ। जैसे ड्रेनेज की प्रॉब्लम हमेशा हर जो नई प्लाटिंग होती है, नई आबादी होती है, तो ये विभाग का काम है कि ऐसे अवैध प्लाटिंग या ऐसे अवैध इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कैसे विभाग करने देता है। चंद बिल्डरों से पैसे लेकर एक डेवलप कर दी जाती है सोसाइटी, फिर सोसाइटी में निकासी का सिस्टम है, न सीवर का, न बिजली व्यवस्था है। तो जाहिर सी बात है जब मौसम विभाग की कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति क्रिएट होती है तो पब्लिक जो है वो परेशान हो जाती है। ठीक है रजा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी के लिए। और रजा अब्बास कह रहे थे कि बारिश बहुत ज़्यादा वहाँ पर हो रही है, अगले 4 दिन तक कुछ ज़िलों के अंदर रेड अलर्ट जारी किया है, यानी बारिश हो सकती है, जिसका लोगों को काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। और कुछ प्रशासन सरकारों की लापरवाहियाँ, जैसे पानी की निकासी हो या बाकी अन्य चीज़ें हों, उस पर भी जो कहीं ना कहीं सवाल खड़े हुए
दिखाई दे रहे हैं। अब देखना होगा कि बारिश के समय में सरकार क्या कदम उठाती है और आने वाले समय में लोगों तक कोई नुकसान ना हो, लोगों को कोई बड़ी दिक्कतें वहां पर ना हो, उसको लेकर क्या पर्याप्त इंतजाम किए जाएंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटते हैं। बहुत बहुत स्वागत है ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का। जैसे हमने ब्रेक से पहले आपको बताया कि कई राज्यों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। बारिश बहुत ज्यादा हो रही है और बारिश की वजह से नुकसान भी हुआ है। कई ऐसे राज्य हैं जहां पर लोगों ने अपनी जानें भी बारिश की वजह से गंवाई हैं। तो फिलहाल एक और बड़ी खबर आ रही है। यूपी के प्रतापगढ़ और मैनपुरी जिले से इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आकाशीय बिजली का देखने को कहर मिल रहा है, यानी आकाशीय बिजली भी गिर रही है। प्रतापगढ़ में बिजली गिरने से 11 लोगों की मौत हुई है। मैनपुरी में एक छात्रा समेत 5 की मौत हुई है, यानी ये आंकड़ा बढ़ रहा है बारिश की वजह से। और बारिश के साथ साथ जो आकाशीय बिजली गिरने का जो कहीं ना कहीं सामने निकल कर आता है, उससे भी यहाँ पर कई सारे लोगों की जान गई है। तो फिलहाल ये प्रतापगढ़ में बिजली गिरने से 11 लोगों की मौत अभी तक हुई है और इधर मैनपुरी में एक छात्रा समेत 5 लोग इस आकाशीय बिजली की जद में आए हैं और इससे उन्होंने अपनी जान गंवाई है। कुल पहले हमने बताया कि आपको बारिश की वजह से जब भारी बारिश होती है उसके बाद बाढ़ की स्थिति बनती है और बाढ़ के अंदर लोगों को दिक्कतें होती हैं आवाजाही में, या कई ऐसे दृश्य, कई ऐसी वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं, उसमें आपने देखा होगा कि बाढ़ के चलते कई सारे लोग अपनी लापरवाही के चलते अपनी जान गंवा देते हैं। ऐसा कुछ हमने इस साल भी देखा है। महाराष्ट्र से एक वीडियो आया था जिसमें एक ही परिवार बाढ़ की वजह से पूरी तरह से बह गया था। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा चिंताजनक विषय है। अनिल शाह के संवाददाता हमारे मैनपुरी से इस वक्त इस खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे। अनिल, पूरी जानकारी बताइएगा। ये प्रतापगढ़ में बिजली गिरने से 11 लोगों की मौत हुई है, इधर मैनपुरी में भी 5 लोग इसकी जद में आ चुके हैं। जी, मैं आपको बता दूं शीतल जी, ये मामला जो है ना मैनपुरी के थाना बेवर क्षेत्र में 4 जगह अलग अलग स्थानों पर बिजली गिरने से 4 मौतें हुई हैं। आपको बता दें पहली घटना जो है सुबह 6 बजे के लगभग बेवर के जो है ना एक मोहल्ले में हुई, जहां एक 22 वर्षीय युवक जो है मछली मारने का काम कर रहा था, क्योंकि वो मछली को मारकर ही अपने बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। तो आज जब वो सुबह मछली मारने का काम कर रहा था, उसी समय आकाशीय बिजली जो है गिरी और उसकी घटना स्थल पर ही मौत हो गई। तो वही दूसरी जो घटना है बताई जा रही है कि ये थाना देवर के नंगला पेट में एक छात्रा स्कूल जा रही थी। उसी समय 8 बजे के समय लगभग उसके ऊपर मतलब बरसात होने लगी, तो वो एक मंदिर में जाकर बैठ गई। तो मंदिर के ऊपर बिजली गिरी और उससे जो ना अपने आगोश में ले लिया, जिससे छात्रा की वही मौके पर मौत हो गई। तो वही तीसरी घटना की अगर जो बात करें तो ये खाके ताल में एक 22 वर्षीय युवक जो था वो छत पर अपने पिता के साथ मूंगफली को ढाकने का काम कर रहा था, जो क्योंकि मूंगफली सूख रही थी, तो उसी जो ना मोहनिया से पॉलिथीन से ढाकने के लिए गया हुआ था। तो वहां पर जो है ना पिता के सामने ही पुत्र पर ऐसी बिजली गिरी कि उसकी जो ना घटना स्थल पर ही मौत हो गई। वहीं अगर जो बात करें हम चौथी घटना की, तो चौथी घटना ये जनपद मैनपुरी के थाना एलाव क्षेत्र में एक सिंहपुरा गांव पड़ता है। यहाँ पर 55 वर्षीय एक वृद्ध जो था अपने पूरे परिवार के साथ मूंगफली खोदने का काम कर रहा था। तो वही जो है ना बरसात होने लगी और बरसात होने के बाद लगभग 8 बजे के लगभग जो है ना उसने अपने परिजनों से कहा कि आप लोग जाइए और हम मूंगफली को इकट्ठा करके और जो है ना आ रहे हैं, उसके बाद में और आप जो है ना पॉलिथीन एक ले आओ जिससे मूंगफली को जो है ना ढाक सकें। तो पर पूरे परिवार के लोग जो है ना वहां से चले आए और उसके बाद में जो जब तक उसका बड़ा पुत्र पॉलिथीन लेके गया तो पुत्र के सामने पिता के ऊपर जो ना बिजली टूट के गिर गई, जिससे वहां उनकी मौके पर ही मौत हो गई। वही जो ना परिजनों का यह कहना है कि ये बिजली, आकाशीय बिजली इतनी तेज गिरी और किसी भी पीड़ित यानी कि जो भी घायल हुए हैं उनको अस्पताल तक ले जाने का मौका नहीं मिल पाया और मौके पर ही मौत हो गई। जी शीतल जी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल, ये जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आप देख रहे हैं मैनपुरी में और एक और जगह पे वहां पर कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है, कितने लोगों ने अपनी जान जो है वो बारिश की वजह से और आकाशीय बिजली गिरने की वजह से गंवाई है। जो आम लोग हैं, जो कार्य के लिए दिन भर इधर से उधर जो है वो करते हैं, आवाजाही करते हैं, लेकिन जब बारिश ज़्यादा होती है तो उस वजह से उन्हें जान भी गंवानी पड़ती है।
आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे उत्तराखंड की। उत्तराखंड से ये बड़ी जानकारी है, 14 जुलाई को उत्तराखंड पीसीएस परीक्षा होने वाली है। इसको लेकर फिलहाल बड़ी जानकारी है और उत्तराखंड मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने इस मामले को लेकर बैठक भी की। परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने के निर्देश भी यहां पर जारी किए हैं। तो बैठक में अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं ताकि परीक्षा जो है वो सही ढंग से हो पाए, कोई दिक्कत वहां पर ना हो, क्योंकि परीक्षाओं को लेकर जो विवाद पिछले कुछ दिनों से या पिछले कुछ महीनों से लेकर सामने आ रहा है, उसके दृष्टिगत अब हर परीक्षा में, चाहे कोई भी राज्य हो, राज्य स्तर पर सरकार हर मुमकिन कोशिश करती है कि परीक्षाएं जो हैं वो सही ढंग, उसमें कोई भी अड़चन पैदा ना हो, वहां पर सकुशल जो है वो परीक्षाएं संपन्न हो, ताकि इसका असर परीक्षा में बैठने वाले युवाओं को ना पड़े, क्योंकि ये बड़ी परीक्षाएं होती हैं। ऐसे में उसके लिए अब सरकार की तरफ से पूरे इंतजाम यहां पर किए गए हैं। धनराज गर्ग हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे। धनराज, ये परीक्षा बहुत ज्यादा अहम है और इसको लेकर हाई लेवल मीटिंग भी हुई है। प्रशासन कितना तैयार है परीक्षाओं को लेकर, क्योंकि जो परीक्षाओं का दौर है पिछले कुछ वो एक सुर्खियों में भी रहा है, विवादों में भी रहा है। ऐसे में ये परीक्षा के लिए अभी प्रशासन कितना तैयार है उत्तराखंड में? बिल्कुल शीतल, देखिए उत्तराखंड की जो पीसीएस की परीक्षा है वो 14 जुलाई को होनी है और जिसके लिए प्रशासन अभी से ही तैयारियों में जुट चुका है, क्योंकि मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कल एक बैठक ली और बैठक में सभी जिलाधिकारियों को भी निर्देश दिए और साफ तौर पर कहा है कि किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और उसकी तैयारियों के लिए तमाम जो दिशा निर्देश हैं वो दिशा निर्देश दिए हैं, क्योंकि उत्तराखंड लगातार कहीं ना कहीं चर्चाओं में रहा है परीक्षाओं को लेकर। आपने देखा होगा कि लगातार यहाँ पर कहीं ना कहीं पेपर लीक के मामले भी निकल कर सामने आए हैं, चाहे वो यूपीएसएससी के हो चाहे यूपीएसएससी के मामले हो। तमाम मामलों को देखते हुए कहीं ना कहीं अब प्रशासन इतना सख्त है कि किसी भी तरह की ढिलाई नहीं छोड़ना चाहता है और ना ही कोई लापरवाही करना चाहता है। उसी का नतीजा है कि आप देखिएगा कि मुख्य सचिव खुद की बैठक ली है और सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि किसी भी तरह की लापरवाही न बरती जाए और यदि कोई संशय हो, कोई नकल करता हुआ पकड़ा जाता है या फिर कोई नकल करवाता हुआ पकड़ा जाता है तो उस पर तुरंत कार्रवाई हो, क्योंकि उत्तराखंड के अंदर आप देखेगा कि नकल विरोधी कानून मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लाए हैं, उसको भी सख्त करने के निर्देश कहीं ना कहीं मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों को दिए हैं। यदि कोई इस तरह का मामला निकलता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो ऐसी क्या खास तैयारियां हैं, क्या स्पेशल तैयारियां हैं जिससे ये सारी घटनाएं न घट सके परीक्षा के अंदर? जिस तरह से आप कह रहे हैं कि उत्तराखंड में विवाद देखने को मिला है इन सारी चीजों को लेकर, तो खास तौर पर क्या कदम सरकार की तरफ से उठाए गए हैं ताकि उस स्थिति तक पहुंचाई जाए जहां पर पहले हम पहुंच चुके हैं? बिल्कुल शीतल, देखिए जिस तरीके से देखा जाए कि जो परीक्षाएं हैं उनके लिए तैयारियां कहीं ना कहीं प्रशासन लगातार कर रहा है और तमाम पुलिस प्रशासन को भी निर्देश दिए गए हैं कि प्रत्येक सेंटर पर कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन मुस्तैद रहेगा और उसके साथ ही सीसीटीवी कैमरों से भी निगरानी रखी जाएगी। और आप देखिएगा कि लगातार कहीं ना कहीं जब भी इस तरह की परीक्षाएं होती हैं तो वीडियोग्राफी भी उनकी कराई जाती है ताकि कोई इस तरह का मामला निकलकर सामने न आए कि पेपर लीक किए गए हैं या फिर इस तरह का कोई मामला हो तो उस पर तुरंत कार्रवाई भी की जाती है। लेकिन अभी यदि तैयारियों की हम बात यहाँ पर करें तो तमाम जो सेंटर हैं, तमाम सेंटरों की जो निगरानी है वो खुद मुख्य सचिव करती हुई नजर आ रही हैं और तमाम अधिकारियों को निर्देश भी देती हुई नजर आ रही हैं कि किसी भी तरह की लापरवाही ना करें और सेंटरों पर जाकर पुलिस प्रशासन के साथ या फिर जिलाधिकारी खुद सेंटरों पर जाकर इसकी निगरानी करेंगे। ठीक है, परीक्षा की क्या प्रक्रिया रहनी है, थोड़ा सा ये भी बताइएगा, कब से ये परीक्षा शुरू होगी और किस तरह से परीक्षा होगी? आधिकारिक तौर पर इस पर क्या कुछ सामने निकल कर आया है? बिल्कुल शीतल, देखिए जो परीक्षा पीसीएस की होनी है 2 पारी में होगी, यानी कि सुबह एक पारी सुबह होगी और एक पारी शाम को होगी। यानी कि सुबह 7 बजे से ये परीक्षा शुरू होगी और 10 बजे तक पहली परीक्षा चलेगी और उसके बाद 12 बजे से लेकर 3 बजे तक दूसरी परीक्षा चलेगी। तो इस परीक्षा के माध्यम से कहीं ना कहीं सैकड़ों की तादाद में जो विद्यार्थी हैं वो इसमें भाग लेंगे और आप देखिएगा कि इसके लिए तमाम उत्तराखंड के अंदर सेंटर बनाए गए हैं और ये परीक्षा कहीं ना कहीं एक अहम मानी जा रही है, क्योंकि पीसीएस की परीक्षा और पहले भी इस तरह की परीक्षाओं में कहीं घोटाले निकलकर सामने आ चुके हैं और इस बार कहीं ना कहीं प्रशासन खुद उठकर कदम रख रहा है कि कोई भी इस तरह की लापरवाही न बरती जाए या फिर कोई इस तरह का मामला निकलकर सामने न आए कि जिसमें पेपर लीक होने के मामले सामने आए। जी बिल्कुल, तो क्या कितने सारे इसमें युवा बैठेंगे परीक्षाओं के लिए और क्या उम्मीदें हैं उनको? क्योंकि बैठक तो हो चुकी है, निर्देश जारी कर दिए हैं कि सकुशल इन परीक्षाओं को जो है वहां पर संपन्न किया जाए, लेकिन युवाओं की क्या उम्मीदें हैं इन परीक्षाओं को लेकर? मॉरल एक डाउन होता है इन सब चीजों से जो गतिविधियां इस वक्त देश के अंदर हो रही हैं, खासतौर पर परीक्षाओं को लेकर।
बिल्कुल शीतल, देखिए कहीं ना कहीं युवाओं में एक जोश होता है कि इन परीक्षाओं में वो पेपर दें और उसमें पास हों और वो एक जॉब पा सकें। लेकिन देखिएगा कि लगातार जो युवा है वो कहीं ना कहीं इनकी तैयारियां करते हैं, लेकिन तैयारियां करने के बावजूद भी वो जब पेपर देना जाते हैं और उसके बाद जब पेपर भी हो जाता है तो उसके बाद कहीं ना कहीं इस तरह की खबरें आती हैं कि पेपर लीक हो गया है, तो कहीं ना कहीं एक सदमा उनको लगता है और इस सदमे में कहीं ना कई लोग अपनी जान भी गंवा चुके होते हैं। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं प्रशासन इस पर कड़ी नजर रखे हुए है और लगातार युवाओं पर भी कड़ी नजर रखे हुए है कि कोई भी पेपर लीक का मामला सामने ना है, ताकि युवा अपने जो बेरोजगारी है उसको दूर कर सके। क्योंकि लगातार आप देखते होंगे कि उत्तराखंड के अंदर तमाम तरह की परीक्षाएं कराई जाती हैं। ठीक है धनराज, एक छोटी सी अपडेट चाहूंगा आपसे, क्योंकि बारिश वहां पर लगातार हो रही है और उसके लिए क्या कदम खास तौर पर उठाए गए हैं? क्योंकि अगर उस दिन भी बारिश होती है, ज्यादा बारिश होती है, सड़कों के संपर्क टूटते हैं या जो संचार का साधन होता है उनके संपर्क टूट जाते हैं, तो उसके लिए क्या खास कदम उठाए गए हैं? क्या कोई राहत जो युवा परीक्षा में बैठने वाले हैं उनके लिए क्या कोई राहत दी जाएगी? बिल्कुल शीतल, देखिए आपने सही कहा है कि उत्तराखंड के अंदर इस समय पूरी जो मानसून है वो लगातार बरसते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन यदि 14 तारीख को जब ये परीक्षा होगी, ऐसे में यदि बारिश हो। चलिए, धनराज का संपर्क इस वक्त टूट चुका है और धनराज कह रहे थे कि वहां पर पर्याप्त इंतजाम जो है वो लगातार किए जा रहे हैं। बारिश है, चुनौती है, लेकिन उसके बावजूद सरकार और प्रशासन पूरी तरह से वहां पर तैयार नजर आ रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटते हैं। आप सभी का स्वागत है। अब जरा रुक करेंगे झारखंड का, जहां पर जो पुलिस के जवान हैं वो लगातार धरने पर बैठे हुए हैं, अपनी मांगों को लेकर वो धरना कर रहे हैं। तो ये जो मामला है झारखंड सहायक पुलिस के जवानों का मामला है, जो इस वक्त धरने पर बैठे हुए हैं, वहां पर आंदोलन कर रहे हैं। पुलिस के 2300 जवान सड़क पर जो है वो आंदोलन हो चुके हैं पिछले कई दिनों से। लगभग 10 से 12 दिन हो गए जो वहां पर आंदोलन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, लेकिन प्रशासन अभी उनकी जो है वो बात नहीं सुन पा रहा है। सरकार जो है उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, जिस वजह से ये आंदोलन और भी लंबा होते हुए चल रहा है। एक एक दिन इस आंदोलन का बढ़ रहा है, क्योंकि ये झारखंड जो सहायक पुलिस है उनके जवानों का ये आंदोलन देखने को मिल रहा है, जिन्होंने ये अपनी मांगे प्रशासन और सरकारों के सामने रखी हैं। कई सारी मांगे हैं, वेतन को लेकर मांगे हैं, वेतन को बढ़ोतरी को लेकर उनकी मांगे हैं। ये मांगों पर वो लगातार अड़े हुए हैं। पिछले 5 से 10 दिनों से वो आंदोलन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं सरकार के सामने और अपनी मांगों को लेकर जो है वो कहीं ना कहीं सरकार से गुहार लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना होगा, क्योंकि झारखंड के अंदर विधानसभा के चुनाव भी बहुत जल्द होने हैं। मुख्यमंत्री वहां पर अभी बदले हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री की जो कुर्सी है वो संभाली है। लगातार डिमांड इस सरकार के साथ रहा है और सरकार ने एक तो ठग करके इनसे अपने पक्ष में वातावरण बनवाया, सरकार में आए और ठग करके हार माला भी पहन लिया, खर्चा भी करवाया, मिठाई भी खाए, लेकिन आज तक उनका कोई अंजाम तक पहुंचाने का काम नहीं किया। ट्विटर में बोल करके, बड़े बड़े अट्रैक्शन ले करके, मुख्यमंत्री जी हो चाहे उनके मंत्री हो, ऐसा आश्वासन दे करके बहुत मिठाइयाँ खाई, बहुत वाहवाहियाँ ली, लेकिन हकीकत उन्होंने कभी उसको बयान नहीं किया। और उसके उल्टे सरकार निर्णय करता है, सरकार नौकरी देता है, सरकार डिसीजन करता है, नीतिगत हो सैद्धांतिक हो। अगर यदि उनको ये लगता है कि नौकरी देना पाप है बीजेपी का, तो हम लोग गर्व से कहते हैं कि हम लोगों ने 2014 से 2019 तक रघुवर जी की सरकार में लाखों नौकरियां दी है और वो नियोजित है। आपने तो नौकरी कह करके नौकरियां बेचना चालू की। 5 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने का वायदा करके, 5,000-7,000 बेरोजगारी भत्ता का वायदा करके आपने लोगों को नौकरियां बेच करके लोगों के, युवाओं के सपनों के साथ खिलवाड़ किया है। ये सहायक कर्मियों का अगर यदि आपको लगता है कि हमने किया है, तो हम ये कहना चाहते हैं कि झारखंड को बनाया भी हम लोगों ने, संवारेंगे भी हम लोग। जो सहायक कर्मी है, इनके जो भी जिज्ञासाएं हैं, जो भी डिमांड है, जिनके लिए वो सड़क पर है, हम लोगों ने बनाया है। इनका निदान भी हम लोग करेंगे और ये सारी बातें घोषणा पत्र में भी लेके इनका हम आश्वासन। पुलिस कर्मियों पर सरकार संजीदा है और सरकार इस पर गंभीरता से विचार भी कर रही है, लेकिन हमें यह लगता है कि विपक्ष सिर्फ राजनीति करने के लिए ही बयानबाजी करती है। विपक्ष पहले अपने गिरेबान में यह झांक करके देख ले
कि 2 करोड़ प्रत्येक वर्ष युवाओं को रोजगार देने का उन लोगों ने वादा किया था, उसका क्या हुआ? तो विपक्ष की जो बातें हैं वो बातें कोरी बकवास है, और हमें ये लगता है कि कोरी बकवास। हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं काजल, पूरा मामला बताइएगा, क्यों ये आखिर जो जवान है ये अपनी मांगों को लेकर वहां पर अड़े हुए हैं और उनकी कोई सुनवाई भी नहीं हो रही है? हाँ जी शीतल, ये वही झारखंड सहायक पुलिसकर्मी हैं जिनकी जो नियुक्तियां हैं वो 2017 में इन लोगों ने काम करना शुरू किया था। हालांकि नियुक्तियां जो है 2016 रघुवर दास की सरकार में ही हो चुकी। तो उसके बाद ये लगातार 2017 से ही इन लोगों की जो मांगे हैं वो जारी है। क्योंकि इनकी मांगे ये है कि एक उम्र, जिस उम्र में उन लोगों ने नौकरी शुरू की थी, झारखंड सहायक पुलिसकर्मी बन करके झारखंड में योगदान देना शुरू किया था, उसके बाद से जो है इनकी उम्र सीमा बाकी है, लेकिन इनका जो कार्यकाल है वो खत्म हो गया। इस चीज के मांगों को लेकर के लगातार ये धरने करते आए। 2020 में भी इन लोगों ने आंदोलन किया था राजधानी रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी में, जिस वक्त इनसे लाठियां हुई थी, और जिसके बाद इन्हें आश्वासन दिया गया था झारखंड के पेयजल मंत्री मिथिलेश ठाकुर के द्वारा, इन्हें जो झारखंड सरकार के प्रतिनिधि बन के गए थे और उन्होंने प्रतिनिधित्व निभाया था और इन्हें आश्वासन दिया। जिसके बाद 2021 में कुछ भी सुनवाई नहीं होने के बाद फिर से ये सारे तमाम झारखंड सहायक पुलिसकर्मी 2500 की संख्या में फिर से मैदान में उतरे और राजधानी रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में फिर से आंदोलन किया। इस बार झारखंड के जो मांडर पूर्व विधायक है उनका आना हुआ, बंधु तिर्की का आना हुआ, पूर्व विधायक बंधु तिर्की ने इन लोगों को आश्वासन दिया। जल्द से जल्द काजल, 10 दिनों से ये आंदोलन चल रहा है, लगातार वहां पर डटे हुए हैं, लेकिन क्या इस मामले को अभी संज्ञान में लिया गया है सरकारों की तरफ से? जी शीतल, मैं वहीं तक पहुंच रही हूँ। जरा सिलसिलेवार तरीके से अगर बताया जाए तो ये चीजें जो है समझ में आएगी, क्योंकि जो झारखंड सहायक पुलिसकर्मी के कई सौ जवान अब बचे हुए हैं, कई जवान शहीद हो चुके हैं और कई जवान, अभी 2300 जवान जो है अब तक डटे हुए हैं। हालांकि लगातार कोशिश जारी है कि झारखंड सहायक पुलिसकर्मियों को मोरहाबादी मैदान से हटाया जाए, क्योंकि कई कार्यक्रम जो है झारखंड सरकार के बाधित हो रहे हैं। इस चीज को लेकर के हेमंत सोरेन, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा अखबारों के माध्यम से बताया गया है कि ये आए और उनसे मुलाकात करके बातचीत करें। हालांकि झारखंड सहायक पुलिसकर्मियों का कहना है कि अखबारों के माध्यम से ही हो रहा है, क्योंकि जब भी ये बात करने जाते हैं तो इन्हें कुछ ना कुछ बहाने के साथ हटा दिया जाता है। और इस बार इनका यही है कि या तो हम अपनी मांगों को पूरा करवा के जाएंगे, या फिर वर्दी, या फिर हम, यही दो चीजों की मांगों के साथ जो यहाँ पे उतरे हुए हैं। लगातार इस बार तो ये हुआ है शीतल की कई ऐसी माएँ हैं जो झारखंड सहायक पुलिसकर्मी में है, वो अपने बच्चों के साथ आंदोलन करने के लिए उतरी हैं, और कई ऐसे बीमार लोग भी है तो यहाँ पे खेमे में रह रहे हैं और सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि एटलीस्ट वो वार्ता करे। देखिए काजल, मुख्यमंत्री का चेहरा वहां पर बदला हुआ है, तो क्या अभी भी इन सभी की उम्मीदें कायम हैं? जो अभी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अभी वहां पर वापस लौटे हैं। जी, जब चंपाई सोरेन थे मुख्यमंत्री, उसी वक्त इन सभी लोगों ने अपना आंदोलन शुरू किया था और इसके बाद फिर नेतृत्व बदल गया और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बन गए। फिर भी इन लोगों की उम्मीदें जो है अब तक कायम है। हालांकि ये लगातार कहा जा रहा है कि अगर इस बार इनकी मांगों को नजरअंदाज किया गया तो विधानसभा चुनाव में जो है खामियाजा भुगतेगी सरकार विधानसभा चुनाव में, क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के भी सरकारी तैयारियां जोरों पर है। और वैसे ही में झारखंड सहायक पुलिसकर्मियों की भी जो संख्या है वो इतनी है, वो इस बात का दावा करते हैं झारखंड सहायक पुलिसकर्मी कि अगर मांगे पूरी नहीं की जाती है, उनकी जो मांगे हैं जो सालों से जो रुकी हुई है वो नहीं पूरी की जाती है, तो विधानसभा चुनाव में खामियाजा भुगतेगी। हेमंत सरकार को भी ये चेतावनी दे चुके हैं और इससे पूर्व में चंपाई सोरेन सरकार को भी चेतावनी दी जा चुकी है। अब देखने वाली बात यही होगी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इनकी बातों को कब तक सुनते हैं। विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में आचार संहिता भी जो है लगाई जाएगी और इन सारी चीजों को लेकर के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है वार्ता करने के लिए न्योता दे चुके हैं। सवाल ये है कि न्योता कहां से दिए हैं, ये एक बड़ा सवाल बन के रहेगा। काजल, कितना आंकड़ा है जो झारखंड सहायक पुलिस के जवान है, कितना बड़ा आंकड़ा है? क्योंकि जितना ज्यादा बड़ा आंकड़ा होता है तो राज्य सरकार पे दबाव भी क्रिएट होता है, बनता है। उस आधार पर दबाव जो सरकार है वो भी कहीं ना कहीं आगे का कदम उठाती है, क्योंकि विधानसभा चुनाव के बिल्कुल नजदीक है वहां पर। जी शीतल, अब का जो इनका आंकड़ा है 2300 के आसपास, 2300 के आसपास झारखंड सहायक पुलिसकर्मी, महिला पुलिसकर्मी और पुरुष पुलिसकर्मी दोनों ही यहाँ पे आंदोलनरत है। और ये जो संख्या है ये विधानसभा चुनाव में भारी असर डाल सकती है। इस चीज को लेकर के मैंने बताया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इन्हें न्योता दिया है अखबारी तरीके से कि आए और मुलाकात करें और वार्ता करें। हालांकि जब ये लोग बात करने गए तो किसी तरीके की कोई जो आगे से है प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई है। मुख्यमंत्री
आवाज तक ये सभी लोग पहुंचे, लेकिन बातचीत नहीं हो पाई है। ठीक। जिस तरीके से 5 प्रतिनिधि यहाँ से पहुंचे थे झारखंड सहायक पुलिसकर्मी से बातचीत करने, वार्ता नहीं हो पाई है। लगातार इन्हें जो है आश्वासनों का ही जो है तोहफा दिया जा रहा है, पिछले 2 पारियों में जिस तरीके से दिया गया। लेकिन इस बार जो है चाहे कुछ भी हो जाए, झारखंड सहायक पुलिसकर्मी इस बात का दावा कर रहे हैं कि बिना ठीक है, मांगों को ओके। पूरा किया जाए। ठीक है काजल, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। हरियाणा सीएम से विश्व विजेता टीम के सदस्य युजवेंद्र चहल मिले हैं। उनसे मुलाकात हुई है। सीएम नायब सिंह सैनी ने क्रिकेटर युजवेंद्र चहल से मुलाकात कर उन्हें सम्मानित किया है। वेदांता ग्रुप के साथ हरियाणा सरकार ने एमओयू को भी साइन किया है। पशु कल्याण के लिए 100 करोड़ रुपए निवेश करेगा वेदांता। बड़ी जानकारी, हरियाणा सीएम से विश्व विजेता टीम के सदस्य युजवेंद्र चहल की मुलाकात हुई है और इसमें क्रिकेटर युजवेंद्र चहल को नायब सिंह सैनी की तरफ से सम्मानित भी किया गया है। वेदांता ग्रुप के साथ हरियाणा सरकार ने एमओयू भी साइन किया है। पशु कल्याण के लिए 100 करोड़ रुपए निवेश करेगा वेदांता। ये बड़ी अपडेट और एक बड़ा कदम यहां पर वेदांता की तरफ से उठाया गया है और कहीं ना कहीं ये आने वाले समय में जो ये एक विभाग है उसके लिए भी एक बहुत बड़ा कदम है। उस विभाग की प्रगति, उसकी विकास के लिए भी यहाँ पर एक बहुत बड़ा कदम वेदांता की तरफ से उठाया गया है। तो फिलहाल पशु कल्याण के लिए 100 करोड़ जो है वो निवेश करेगा हरियाणा सीएम से। फिलहाल विश्व विजेता टीम के जो सदस्य युजवेंद्र चहल हैं उन्होंने भी मुलाकात की है और युजवेंद्र चहल को भी सीएम के द्वारा जो है वो सम्मानित किया गया है। तो आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। ये नायब सिंह सैनी जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं और वेदांता जिनके बीच एक एमओयू साइन हुआ है। 100 करोड़ वहां पर जो है निवेश का जो बात जो है वो कही गई है वेदांता की तरफ से। मुख्यमंत्री की अगुवाई में ये डील हुई है। तस्वीरें उसी की आपको हम दिखा रहे हैं, आपकी टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें। आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।